नमस्कार विद्यार्थी, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्य स्कूल तारपुर। जैसे मैं आपके सामने सुशील सर आपको कक्षा 10 की मैथ को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। आपका ये एक रैपिड रिवीजन है जो हमारी जो आने वाली एग्ज़ाम जो फैब में निश्चित होने वाली है, फैब में होने की संभावनाएं हैं, उसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करने के लिए मदद करेगा। आज हमारी बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, इसमें से 4 नंबरों का इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 नंबर, ठीक है। ये 5 नंबर हमें हमारी जो एग्ज़ाम है उसके जो 80 नंबर की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर हमें थोड़ी सहायता प्रदान करेगी कि हमें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। हम इस वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज संख्याओं का ज्ञान और दशमलव प्रसार, एक आधारभूत परिमेय, अभाज्य संख्याएं होती है उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना और अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट ये 5 टॉपिक है जिससे ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, इन पांचों टॉपिकों को पढ़कर हमारी जो ये पहला चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। मैं आपके साथ 30 मिनट बना रहूँगा जिसके अंदर मैं पूरी इस प्रश्नावली को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे पहला हम आज संख्याओं का कुछ ज्ञान, संख्याएं कौन कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। आप अपने साथ एक नोटबुक ले लीजिए, उसके अंदर बैठ के आराम से साथ में इसे नोट भी करते रहिए। चलो देखिए, मैं आपको नोट करने के लिए 2-3 मिनट लिखने के बाद में टाइम दे दूंगा, इसलिए पहले आराम से समझिए फिर इसको नोट करना। देखो संख्या, पहले एक संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो गिनती में काम में ली जाती है उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में n से रिप्रेजेंट करते हैं, n मींस नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट होती है 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाती है। ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है। फिर आती है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य को शामिल कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल, प्राकृत संख्या इसे इंग्लिश में W से रिप्रेजेंट किया जाता है। W मींस होल नंबर। अब जैसे प्राकृत संख्या हमने लिखी थी 1 2
3 4 से इन्फिनिटी अनंत तक। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, यदि प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर लिया जाए, शून्य, तो हम इसके अंदर आगे शून्य लिख लेते हैं। अब ये कौन से नंबर बन गए, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब थोड़ा सा याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है कि हमें पूर्ण संख्या किसी कौन सी होती है, तो देखो पूर्ण लिखते हैं हमने, ये एक जीरो का सा साइन लग रहा है ना, तो मतलब ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहले प्राकृत संख्याएं, वे संख्याएं जो गिनती में उपयोग में ली जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से लेके अनंत तक। और फिर पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। समझ में आया? जो भी कुछ दिक्कत हो, कोई समझने में समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। अब देखो, अब आगे फिर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, सुनो। यदि पूर्ण संख्या भी लिखा था ना, पूर्ण संख्या मतलब जीरो से स्टार्ट होनी। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तो पूर्णांक बनते हैं। कहलाती है। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा था, जैसे मैं संख्या लाइन बनाता हूं, आप उसको, ये तो 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक लिखा था। ठीक है, ये 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक लिखा था। अब देखो मैंने क्या लिखा है, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, हमें पता है 0 के दाईं ओर तो प्लस की संख्या होती है, 0 के बाईं ओर माइनस की संख्या होती है। तो यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 ऐसे डॉट 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 माइनस के अनंत। ये संख्या कौन सी हो गई, ये होगी पूर्णांक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूर्णांक को i से रिप्रेजेंट किया जाता है, i फॉर इंटीजर। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, इस साइड में -1 माइनस के 2 माइनस के 3 डॉट 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 माइनस के अनंत। ये संख्याएं पूर्णांक हो गई। ठीक है, समझ में आया? देखो वापस, पूर्णांक संख्या, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगली संख्या, अगली होती है भिन्न। भिन्न को हम कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को फ्रैक्शन, संपूर्ण का भाग को, संपूर्ण के भाग को दर्शाने वाली संख्याएं भिन्न कहलाती है। ठीक है, संपूर्ण के भाग को दर्शाने वाली संख्याएं भिन्न कहलाती है। जैसे 2/3, 2/3, 1/4, माइनस के 3/5। ठीक है, जैसे कैसे देखो, मान लो ये कोई एक पूरा पार्ट है, पूरा भाग है,
इसके हमने 4 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 4। अगर मुझे इस भाग को दिखाना है, इस भाग को कि ये पूरे का कौन सा भाग है, तो देखो कितने पार्ट? 4 पार्ट। तो ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूरे का 1/4 भाग है। 1/4 भाग है। समझ में है? अब देखो इसमें दो चीजें होती है, जो जैसे कोई नंबर 3/5 लिया आपने, ऊपर वाला जो नंबर है उसे बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। ऊपर वाले नंबर को तो अंश कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। एक मिनट वापस देखना। 3/5 ऊपर वाले नंबर को क्या बोलना है? अंश। नीचे वाले को हर। याद न रहे तो थोड़ा याद रख लो कि हमारी हिंदी वर्णमाला में पहले क्या आता है? ए। तो ए ऊपर वाला ए, एस से क्या बन रहा है? अंश। नीचे वाला है बाद में आता है, तो है को नीचे लगाना है। ठीक है, अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको साफ करके आगे वाला बताता हूं। थोड़ा अगर लिखने में धीरे हो रहा है तो आप वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या का मीन्स वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा या बदला जा सके। वापस सुनना। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा या बदला जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं से एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है, एमएसएसएफ में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, वो इनमें से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय है, किसे परिमेय संख्या कहते हैं, या ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना। तो हमारी तैयारी 80 में से 80 की होनी चाहिए, ना कि 80 में से कम नंबर आ जाए। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई एक नंबर है, दो कोई नंबर है। अब ये पूछ रही है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो अगर हम इसके नीचे एक लिख दे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 का तो ये 2 ही है, इसकी वैल्यू 2 की 2 ही है अभी तक। लेकिन हमने इसे किस में लिख दिया? P बटा Q के अंदर, P बटा Q के अंदर। तो ये एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आता है 3.5 पूछा जाता है ये परिमेय या अपरिमेय, तो हमें क्या करना है? पॉइंट को रिलीज करना है। जैसे हम पॉइंट को रिलीज करते हैं तो पॉइंट का अपोजिट साइड में लगता है 1, एक लग गया। अब पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है? एक डिजिट है 5, तो उसकी लगेगी एक 0। तो ये हो गया 35/10। हमें पता है 35 और 10 दोनों एक टेबल में आते हैं, तो 5 के पहाड़े में 35 आया 7 बार, ये आया 2 बार, ये हो गया ना P बटा Q के रूप में। तो ये एक परिमेय संख्या है। फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसका ही जस्ट अपोजिट है। वे संख्याएं
जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे मान लो आपके पास आती है पाई की वैल्यू, पूछ रहे पाई परिमेय है या अपरिमेय है, तो हमें पता है पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 या फिर लेते हैं 3.1415 ऐसे। अब ये देखो इस डॉट 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 का मींस है मतलब है कि ये अभी तक डिवाइड हो रहा है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अगर हमें यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है तो हम पॉइंट को रिप्लेस करके उनकी जीरो नहीं लगा सकते तो हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते। और जैसे मान लो कोई नंबर है अंडर रूट का 2, अंडर रूट की 2 परिमेय है या अपरिमेय है, तो हमें पता है रूट 2 है तो हम लिखेंगे 1.14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और रूट 3, तो रूट 3 भी अपना रूट रिलीज नहीं कर सकता, रूट 5, तो ये नंबर सारी कौन सी नंबर हो गए, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है अंडर रूट 16/25। अब पूछ ले ये कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो हमें पता है 16 किसका अंडर रूट होता है 4 का, 25 किसका होता है 5 का, तो 4/25, तो हमने इसे बटा में लिख दिया ना P बटा Q के अंदर, तो ये कौन सी संख्या बन गई है अब? परिमेय संख्या। तो अगर पूछा जाए कि अंडर रूट 16/25 कौन सी संख्या है, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं। लो आप इसको भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए आप। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है या बदला जा सकता है, ठीक है, P बटा Q। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। नोट कर लीजिए आप इसे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब ये वास्तविक संख्याएं एक ऐसा थैला है जिसके अंदर ये सारी संख्याएं डाली गई है। अब देखो एक मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। पहले प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी थी हमने लिखी थी? प्राकृत संख्या 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। अब इसके बाहर पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। कहां से स्टार्ट हुई थी? 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। फिर हमने लिखा था पूर्णांक। कौन सा? पूर्णांक। पूर्णांक कहां से स्टार्ट हुए थे? 1 माइनस की और 0 और प्लस की दोनों संख्याएं थी। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और इस साइड में तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस हिसाब से आगे चलता रहेगा, ठीक। लिख लिया पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याएं, और फिर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 3/4 1/2 5/7
माइनस के 3/2 इस हिसाब से। और एक इस साइड में बनाइए आप अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 ऐसे। अब सुनो, इसमें क्या आता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो क्या आता है सर? वो ये क्वेश्चन ये आएगा, जैसे मान लो पूछ लेता है क्या निम्न में से क्या सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या सत्य है? कौन सा कथन? अच्छा रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मान लो ये कथन है। अब कथन देखो आपके पास, जैसे ए ब से और द। पहला कथन है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं। पहला कथन ये है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है। अगला देखो, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं तीसरा कथन देखो, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है। और लास्ट में लिख दो उपरोक्त सभी। मान लो ये क्या कथन है, पर क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहली है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। दूसरा कथन है सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं। तीसरा है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है। चौथा उपरोक्त सभी। अब देखो, अब इसको मैं आपको हल करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपको ये चीज याद करनी है, ये याद कर लोगे तो ये याद जैसे याद होगा ना, आपका ये आंसर 100% सही होगा। कैसे? सुनो, देखो सभी पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या ढूंढनी है। ये पूर्ण संख्या, ये कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 1 2 3 4 ऐसे आगे चलेगी अनंत तक। प्राकृत संख्या है, तो देखिए सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है? तो देखो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में आ रही है क्या? हमने देखा तो ये 0, देखो 0 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो जो पहला कथन है वो हमारा गलत है। ठीक है, अब आगे देखिए, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं, तो पूर्णांक, ये पूर्णांक, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याओं में आ रहे हैं क्या? सभी पूर्णांक आ रहे हैं क्या प्राकृत संख्याओं में? नहीं आ रहे ना, क्योंकि हमारे पास ये वाले तो आए नहीं रहे इसके अंदर, तो ये भी गलत है। तीसरा देखो, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में आ गई, तो ये वाला सही है। तो ये तो दोनों गलत हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ। जब कभी भी आपके इस जो आपका डायग्राम है अंदर से बाहर से अंदर आ रहे हो ना, बाहर से अंदर, तब तो वो सही है। अगर अंदर से बाहर जा रहे हो तो वो गलत है। देखो अब एक बार वापस चेक करते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं ढूंढिएगा, ये प्राकृत संख्याएं तो अंदर आ गए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब आगे देखो, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं। देखो ये देखो, तो अगर अंदर से बाहर जाएंगे तब तो सही है, लेकिन बाहर से अंदर आएंगे तब गलत है। तो ये देखो, ये बाहर से अंदर जा रहा है तो ये गलत हो गया, ये भी बाहर से अंदर आ रहा है तो गलत हो गया। अब देखो सभी पूर्ण संख्याएं ये सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, तो अंदर से
बाहर जा रहा है ना, अंदर से बाहर। तो मैंने क्या कहा था कि जब आप इस डायग्राम में अंदर से बाहर जाओगे, अंदर से बाहर जाओगे तब तो उत्तर सही होगा, लेकिन जब बाहर से अंदर आओगे तब गलत है। तो ये देखो, ये बाहर से अंदर आ रहा था, इसमें भी बाहर से अंदर आ रहा है, लेकिन इसमें अंदर से बाहर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे इस डायग्राम को उतार लीजिए। परिवेश के अलग होती है तो वो अलग है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप। ठीक है, चलिए आगे। चलो अब आगे कुछ संख्याएं और रह गई, जैसे सम संख्या। सम संख्या जैसे नाम से पता चला, देखो दो संख्याएं आएगी हमारे पास, सम संख्या आएगी और विषम संख्या। दो नाम आएंगे, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सम है कौन सी विषम है? तो एक और सा ये दे दीजिए, इसमें कितने अंक? सम दो है ना, ठीक है, और इसमें तीन, विषम तीन। तो देखो दो है तो इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः मतलब शेष फल 0 होना चाहिए। पूर्णतः मतलब शेष फल 0 हो, विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट चलती रहेगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं तो इसका अपोजिट उल्टा लिखना है। मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा है? 3 का मतलब ये नहीं है कि इसमें 3 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 यहाँ 2 यहाँ 3, 2 मतलब 2 से विभाजित हो रही है ना 2, और ये 3 2 से विभाजित नहीं हो रही ना, तो ये कौन सी संख्या है? तो यानी तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होगी वो तो होगी सम संख्याएं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती वे कहलाती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, इन्हीं के साथ एक और बता देता हूं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर का आएगा, जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, या अभाज्य जो घातें आएंगी उनका योग पूछ लेगा, उन घातों का गुणनफल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। और या दूसरा क्वेश्चन आता है जो वेरी शॉर्ट आंसर का है, वो आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके मात्र या केवल से लिखो, केवल 2 ही गुणनखंड
हो या वे संख्याएं जो स्वयं से ही विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो या वे संख्याएं जो स्वयं से ही विभाजित हो या स्वयं की ही पहाड़े में आने वाली हो तो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ऐसे ऐसे आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो। ये काफी बार मतलब फिजिक्स में भी आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन की। वे संख्याएं जिनके केवल यहाँ फिजिक्स रहता है, यहाँ खाली स्थान रहता है कि गुणनखंड हो, तो यहाँ गलती कर देते हैं हम। केवल एक ही गुणनखंड हो, एक नहीं दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के अगर गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो वो दो आते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं से ही विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आप इसको लॉक कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू बढ़ाता हूँ। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। 2 3 2 4 6 8 10 ऐसे कंटिन्यू रहती है। अगली विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो या फिर दूसरी तरीके से बोले तो आप क्या बोलेंगे, वे संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ऐसे आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, आगे चलें। फिर आती है भाज्य संख्या। फिर मैं इनके आपको गुणनखंड बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्याएं उसका कंटिन्यू है, उसका मतलब रिपीट थोड़ा सा। उसमें हमने दो गुणनखंड बताए थे, इसमें दो से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे और वो केवल स्वयं की टेबल में आता था, मतलब स्वयं के पहाड़े से विभाजित होता, स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या थी। ये किसी और से भी विभाजित हो जाएगी। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। सॉरी, भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 12, देखो 12 को आप लिखो, 12 के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, ये है अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब देखो 12 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 12 के कितने गुणनखंड हो गए? 12 के गुणनखंड 1 की टेबल में 1 के पहाड़े में आ रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा है, 6 के पहाड़े में आ रहा है,
और 12 के बारे में आ रहा है। मैंने क्या कहा था, अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब मैं दोनों का कंपेयर कर दूं, यहाँ भाज्य और अभाज्य, जैसे आपका जो थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक संख्या लिखता हूं मैं इस साइड में मैंने लिखा 7, इस साइड में मैंने लिखा 14। एक साइड में 7 और एक साइड में 14 है। देखो 7 कौन सी टेबल में आता है, हमें पता है 7 आता है 1 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में, और 14 कौन से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में। 1 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, और 14 आता है 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में। तो अब कौन सी तो भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अब हमारे पास में वो परिभाषा याद रहनी चाहिए, हमारे दिमाग में वो आना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके मात्र 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो। तो देखो इसके कितने गुणनखंड है, 1 और 2। गुणनखंड का मतलब वो उस पहाड़े में आ रही है, और इसके देखो 1 2 3, तो ये तो 3 पहाड़ों में आ रही है, और ये मात्र 2, तो ये तो संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। और ये कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। इसके साथ में एक चीज और बताता हूं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका HCF एक ही हो, वे संख्याएं जिनका HCF मतलब महत्तम समाप बोलते हैं, महत्तम एक हो। एक का मतलब सिर्फ एक आना चाहिए, मतलब गिनती वाला एक है ना, वही होना चाहिए। जैसे मान लो कोई 2 संख्या है, जैसे मैं एक संख्या देता हूँ 12 और एक 11। 12 और 11 ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो 12 के रूप में लिखो 12 2 और 3 गुणा 1, और 11 हमें पता है 11 गुणा 1। अब देखो इन दोनों का HCF हमें पता है, दोनों के अंदर जितने नंबर होते हैं उनमें आना चाहिए। तो देखो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, और कोई कॉमन नंबर नहीं है ना, कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका HCF कितना हुआ, HCF हो गया 1, मतलब 11 और 12 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। आया क्लियर, समझ में आया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे अपन। चलो आगे देखिए, अब हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। देखिए अगला टॉपिक है अपना संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे। देखो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज बता रहा हूं। पहला तो है 2 से विभाज्यता, कि किन किन नंबरों में हमारा 2 का भाग चला जाएगा, किसमें नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक चेक करना है। इकाई मतलब उस दाईं ओर से पहला वाला नंबर। यदि संख्या का इकाई अंक
0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगी। तो वह 2 से विभाजित होगी। कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक संख्या है 35,714 है। अब इसमें ये 2 से विभाजित है या नहीं है, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 का भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का हमें भाग लगाना पड़ता है। तो अगर हम भाग से पहले हमें पता चल जाए कि इसमें 2 का जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हम उसको थोड़ा स्पीडली कर लेंगे। तो देखिए मैंने क्या लगाया, इकाई मतलब दाईं ओर से पहला नंबर। अगर ये 0 2 4 6 8 हो तो इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम तुम्हें बताएं हाँ इसमें चला जाएगा। तो हम अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, 2071 2073, तो इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, इसमें नहीं जाएगा। तो हम अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम वहां 2 का यूज नहीं करेंगे, 2 का उपयोग नहीं करेंगे। समझ में आया? अब इसके बारे में कुछ मोस्टली बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। मोस्टली ये कर लेंगे, फिर उसके बाद में हमारा क्या है, जो अभाज्य गुणनखंड है वो थोड़ा स्पीड से निकल जाएगा। 3 से विभाजन, 3 से विभाजन। यदि संख्याओं का योग, इसमें योग करना है, का योग 3 से विभाजित है तो उस संख्या में 3 का भाग, उस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। समझ में आया? अब जब एग्जाम्पल लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। यदि संख्याओं का योग, जैसे मान लो कोई संख्या है 3241, अब हमने 2 का तो क्या देखा था कि 2 का इकाई का मतलब दाईं ओर से पहला नंबर 2 0 2 4 6 8 तो चला जाएगा। अब इसमें तो 2 का भी नहीं जा रहा, अब हमें 3 का चेक करना है। तो 3 के लिए क्या करना है, हमें इन नंबरों को लिखना है 3 + 2 + 4 + 1। इसका हम योग करेंगे और उस योग को देखेंगे कि वो 3 के बारे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो 5 9 1 10, अब 10 बताओ 3 के बारे में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 10। तो इसका मतलब है यह 3 से विभाजित नहीं है। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, 2 से विभाजितता का नियम और 3 से विभाजितता का नियम, इसके बारे में मैं आपको अगला है 5 से विभाजितता। मोस्टली ये 3 ही यूज ज्यादा काम में आएंगे अपने, और जो आगे 7 7 है 11 है, तो जैसे ही कोई एक बड़ा नंबर है उसका एक बार अगर हम तोड़ देंगे, एक बार उसका गुणनखंड स्टार्ट कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, तो वो आगे तो छोटा रूप में बन जाएगा, तो हम जल्दी उसको कर लेंगे। जैसे 5 से विभाजितता का नियम सेम 2 के द्वारा विभाजितता के नियम में जैसे है, इसमें भी यदि संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, यदि संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे ज्यादा समय नहीं लेंगे, आधे घंटे में से कंप्लीट करना है। इसके बाद में 2 टॉपिक और बचे हैं, जैसे एचसीएफ और एलसीएम, और जो हमारा अपरिमेय संख्याओं का शुद्धिकरण, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वो 2 नंबरों का आता है। हर बार बोर्ड एग्जाम में वो 2 नंबरों का आ रहा है, तो वो एक
मतलब ऐसा समझ लो वो एक हलवा है जिसे हम आराम से खा सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो नंबर हमारे पड़ते हैं। देखो जैसे अब ये संख्या है 2055, तो हमें क्या देखना है, इकाई का दाएं से पहला नंबर होता है, तो ये कितना है 5, तो इसमें जाएगा ही नहीं देगा 5 का, इसमें इस संख्या ये संख्या 5 से विभाजित है। समझ में आया? चले आगे थोड़ा सा। अब मैं आपको के एचसीएफ और एलसीएम बताऊंगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक अभाज्य संख्या। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। देखो कैसे, एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त्य। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 12 और 21 के हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम के, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। मान लो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्या करना है, पहले बाहर को मैंने अभी आपको 2 का 3 का 5 का विभाजक का नियम बताया है, उस नियम को दिमाग में रखिए। देखो ये लास्ट में होता है 2 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ लिखिए 2। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा, तो 6 बार, तो 2 के पहाड़े में वापस 6 आए, कितनी टाइम 3 बार, 3 एकम 3। अब यहाँ लिखिए 21। इसमें लास्ट में 1 है, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो 3 का देखना, 3 के लिए मैंने क्या कहा था, इनका योग कीजिए, 2 और 1 3, 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 के पहाड़े में आएगा। कितने बार आएगा, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, 12 के गुणनखंड लिखो, 12 2 की पावर 2 गुणा 3, और 21 लिखिए 3 गुणा 7। अब देखो हमें निकालना है, पहले अगर दोनों चीज पूछे ना एचसीएफ और एलसीएम, तो हमें पहले एचसीएफ निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या करना है, जो कॉमन नंबर है ना उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, ये कॉमन नंबर है कि 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो जो कॉमन नंबर है उसकी छोटी पावर लिखनी है, जो कॉमन नंबर है उसकी छोटी पावर लिखनी है। यहाँ तो दोनों की पावर 1 1 है, तो हमें 3 की पावर 1 ही लेनी है। अब देखो इसी में ही एलसीएम बताता हूँ कैसे करना है, इसी में ही एलसीएम कैसे करना है, सुनो। पहले तो जो एचसीएफ आया है ना, जो एचसीएफ आया है उसकी बड़ी पावर लिख दो, तो ऑलरेडी यहाँ तो इक्वल है, तो यहाँ तो 3 की पावर 1 ही आएगी। अब देखो और जो बचा हुआ है ना वो सारा का सारा मैट्रिक्स में लिखो, 2 की पावर 2 गुणा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 2 4 7, मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? देखो अगर मान लो कोई भी नंबर है, जिसके एक अलग से एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कोई नंबर है उसके फैक्टर आए हैं, उसके गुणनखंड आए हैं 2 की पावर 2 3 की पावर 2 गुणा
5, ठीक है। और दूसरा नंबर है जिसके जिसके गुणन घटाए हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। मान लो कोई दो नंबर थे जिनके हमने गुणनखंड लिखे हैं। अब इन गुणनखंड से आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछो तो कैसे करना है? सुनो, पहले मैंने क्या कहा था, एचसीएफ पहले निकालना है, एलसीएम बाद में निकालना है। जब आपको दोनों पूछे तब की बता रहा हूं। अगर अकेला एलसीएम भी पूछे या अकेला एचसीएफ पूछे तो वैसे निकालना है। लेकिन अगर दोनों ही पूछे एचसीएफ और एलसीएम तो हमें पहले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में एलसीएम निकालना है। कैसे? देखो, एचसीएफ में मैंने अभी क्या बताया, जो कॉमन नंबर है उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए आप। तो कॉमन नंबर जो 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। क्लियर? अब देखो, जो कॉमन नंबर है उसकी एचसीएफ में तो छोटी घात मैं लिखता हूं, मैं छोटी घात और एलसीएम में बड़ी घात। देखो, कॉमन नंबर ये दोनों कॉमन है तो इसमें छोटी घात कितनी है? 2 की पावर है 2। और जो 5 है, 5 की कॉमन नंबर 5 की कॉमन है दोनों के अंदर, उसकी छोटी घात 1, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या करना है, पहले एचसीएफ को ही देखना है। जो एचसीएफ आपने जो कॉमन नंबर है उसकी बड़ी घात लिखो। तो कॉमन नंबर ये कॉमन है तो इसकी बड़ी घात 3 और ये कॉमन है, लिख दिया। अब जो बच गया है ना, जो दोनों में कॉमन नहीं है, उनको भी लिख दो सेम। 3 की पावर 2 गुना 7। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक बार वापस देखना क्या करना है। एचसीएफ में जो कॉमन नंबर है उसकी छोटी घात लिखनी है और एलसीएम में जो कॉमन नंबर है उसकी बड़ी घात लिखनी है और उसके अलावा जो बचा हुआ है वो सारा मैटर उसमें लिखना है, ठीक है। समझ में आया? आप इसको थोड़ा नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक इसके अंदर एक सूत्र आता है, वो उस सूत्र से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको मैं उस सूत्र को बता दूं, फिर आपका ये जो एलसीएम और एचसीएफ वाला है ये खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक हमारा सिद्धिकरण वाला आएगा, जो अप्रिय संख्याओं का सिद्धिकरण है वो आएगा, ठीक है। देखो, एक सूत्र लगता है, सूत्र ये है a गुणा b। a और b मतलब दो संख्याएं, दो अलग अलग संख्याएं हैं, वो एलसीएम गुणा एचसीएफ। मतलब ये है कि आप अगर कोई दो संख्याएं लेते हो, उन दोनों संख्याओं का जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है ना, उन दोनों का गुणा और जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणा हमेशा समान होता है। जैसे मानो कोई एक संख्या मैं इधर लिखता हूँ, एक तो 15 है और एक 25 20 मानो, 15 और 20। 15 की अगर आप अभाज्य करते हैं तो क्या लिखेंगे? 3 गुणा 5 गुणा 1। और 20 के लिखते हैं तो 2 गुणा 5 गुणा 1। अब अगर हम इसको पावर में लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 1। अब मैंने क्या बताया था, पहले निकालना है एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएफ। कॉमन नंबर ढूंढने, एचसीएफ में तो कॉमन नंबर की छोटी घात लिखनी है, एलसीएम में कॉमन नंबर की बड़ी घात प्लस जो बचा हुआ है वो सारा और वेक्टर उसमें लिखना है। जैसे एचसीएफ देखो, तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन नंबर 5 और 5 है, क्योंकि 5 दोनों की पावर 1 ही है तो हम 5 लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब एलसीएम में आते हैं, तो एलसीएम में मैंने कहा था कि जो कॉमन नंबर है पहले उसको ही देखिए। तो कॉमन नंबर हमारे पास 5 है, मैंने कहा था बड़ी घात लिखनी है तो दोनों की घात सेम है, तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और उसके बाद में क्या लिखना है, जो बची हुई चीज है वो सारा मैटर इसमें लिखना है। तो बची हुई चीज 3 है और नीचे 2 की पावर 2 है, यही तो है ना। हाँ देखो, अब देखो इसका कितना आएगा वो देख लेते हैं। ये हो गया 4, 5 गुणा 3 गुणा 4, ये आ गया 7। अब ये इसके अंदर कैसे अप्लाई होता है, मतलब ये तो हमने निकाल लिया, एचसीएफ 5 आ गया और एलसीएम 60 आ गया। अब यहाँ ये फॉर्मूला है, ये सूत्र लिखा है हमने, ये कैसे यूज होगा? तो क्वेश्चन आता है कि 15 और 20 का
एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच भी कीजिए। जांच, तो ये जांच के अंदर फॉर्मूला लगेगा a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखो अगर यहाँ मैं लगाता हूँ जांच, ठीक है, एक a का मान, a मतलब दोनों संख्याओं में से एक नंबर, और b का मान दूसरी संख्या। एलसीएम कितना आया 60 गुणा 5। तो देखो इसको इससे गुणा किया जाता है 15 दूनी 30, 6 5 30। देखो आया ना, तो इसका मतलब अगर हमारा ये सही आया तो हमारा उत्तर सही है, एलसीएम एचसीएफ सही है, वरना हमारा उत्तर गलत है। समझ में आया? तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलो लास्ट जो मोस्टली 2 नंबरों का क्वेश्चन आता है, आप उसको ध्यान से समझना। टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण। इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं लिखता हूँ। एक क्वेश्चन आता है दर्शाइए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं आपको ये √2 √3 और √5 किसी और नंबर के साथ देगा और उसको पूछेगा कि दर्शाइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है 3 + √2 या फिर 4 गुणा √2, या फिर आता है 2/√5, या फिर क्वेश्चन आएगा 3 - √5। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 4 + 2√3। ये क्वेश्चन है, ये मोस्टली यही पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे इनकी संख्याएं बदल कर और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनके अलावा इसमें से कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये तो सेम है, तो सेम ही प्रोसेस, सेम ही जैसे एक जैसे ही चलेंगे। बस आपको जो जहाँ जहाँ क्या हो रहा है उसको फॉलो करना है। जैसे मान लो हम यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन है कि दर्शाइए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल देखिए। हल माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो जैसे हम किसी संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर a/b, इसके आगे एक लाइन लिखनी है, क्या a/b ले लीजिए। यहाँ a व b में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखो ये मान लिया। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ √2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया, दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया। तो यहाँ जब हमें पता है किसी भी √2 की संख्या का वर्ग किया जाता है तो वो वर्ग और √2 की संख्याएं दोनों हट जाती है। वर्ग से √2 की संख्या √2 हट जाता है, संख्या नहीं √2 हट जाता है। तो यहाँ हो गया 2
और जब कभी किसी ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका मतलब है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याओं का स्क्वायर है। तो यहाँ हो गया a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। यहाँ b स्क्वायर भाग में है तो इधर आएगा तो पक्षांतरण करने पर संख्याओं के जैसे प्लस वाली संख्या माइनस में बदल जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस में बदल जाती है, भाग गुणा में बदल जाता है और गुणा भाग में बदल जाता है। तो यहाँ ये भाग में तो इधर आके गुणा में a स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर। यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट लगा दीजिए, इक्वेशन समीकरण नंबर a, समीकरण नंबर a। अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपको इस पे फोकस रखना है। मानना a बराबर है 2k, a बराबर है 2k। यहाँ पे a बराबर 2k लेना है। याद रखना जैसे हमने यहाँ लेके चल रहे हैं अंडरूट 2, कितना अंडरूट 2, तब तो यहाँ क्या लिया है 2k। अगर हम अंडरूट 3 लेके चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3k, और यहाँ अगर अंडरूट 5 लेके चलते हैं तो यहाँ लिखेंगे अंडरूट, यहाँ लिखेंगे 5k। कोई दिक्कत नहीं है ना। चले देखो अब 2b स्क्वायर बराबर एक की वैल्यू लिखनी है 2k, रख दी। अब ऊपर स्क्वायर है तो मतलब यहाँ गलती होती है, ध्यान रखना। ये क्या है a स्क्वायर, तो a का मान अपने पास कितना है 2k, तो a की जगह लिखा 2k। अब ऊपर a की स्क्वायर है तो मतलब इसका भी ऊपर होल स्क्वायर होगा। यहाँ गलती हो जाती है कि हम लिखते हैं 2k की स्क्वायर, वो गलत है। 2b स्क्वायर बराबर 2 की स्क्वायर 4k स्क्वायर। इसको मैं आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये देखो हमें क्या करना है, हमारा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। यहाँ से हमने a स्क्वायर निकाल ली, अब यहाँ से हम b स्क्वायर निकालेंगे। तो b स्क्वायर के पास में 2 मल्टीप्लाई में है, गुणा के अंदर है तो उधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर बटा 2, तो b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। हमारे पास a स्क्वायर का मान आया है 2b स्क्वायर और b स्क्वायर का मान आया है 2k स्क्वायर। लेकिन हमने एक चीज लिखी थी, a और b में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, a और b में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन यहाँ 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, a स्क्वायर के मान में भी 2 आ रहा है, b स्क्वायर के मान में भी 2 आ रहा है, मतलब 2 दोनों में कॉमन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हमने माना था कि a व b में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, परंतु हमारा मानना गलत है। अतः विरोधाभास से, विरोध हो गया अपनी बात का, विरोधाभास से हम कह सकते हैं कि अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इतना सा क्वेश्चन आपको ये स्टेप फॉलो करना है अंडरूट 3 और अंडरूट 5 के लिए। यहाँ पे जैसे अंडरूट 3 लेके चलेंगे तो यहाँ आएगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो यहाँ हम लेंगे a बराबर 2k, a बराबर 2k, तो यहाँ 3 के लिए ले लेंगे a बराबर 3k। तो जैसे ही लास्ट में यहाँ लेके आओगे तो b स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ और यहाँ से हम ये वाली बात वापस लिख देंगे। समझ में आया? हमारा अंडरूट 2, अंडरूट 3 और अंडरूट 5 से इसी प्रोसेस पे चलेगा। आप हम अंडरूट 2 तो हमने पढ़ लिया और 3 और 5 आपका होमवर्क है जो आपको खुद करना है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट की 4 है वो बता देता हूँ। आगे जो हमारी वास्तविक संख्याओं की जो क्लास है वो फिर खत्म हो जाएगी।
चलो देखो, थोड़ा जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं इसे। ज़्यादा नोट करने में समस्या आ रही है तो वीडियो को रोक के फिर आराम से नोट कर लीजिए। ये एक अपलोडेड वीडियो रहेगी। अब आप देखो, जैसे अब थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूँ। 3 प्लस अंडर रूट का 2, 3 प्लस अंडर रूट 2, तो क्या लिखना है हल। माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। जो आपकी ये वाले क्वेश्चन है जिनके साथ में कोई नंबर लिखा आएगा, अंडर रूट की संख्या के साथ में कोई नंबर लिखा आएगा, इसमें आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हमें कैसे कैसे अंडर रूट वाली संख्या को अलग करना है। तो देखो यहाँ देखिए, तो जैसे ही परिमेय संख्या लिखा तो हम लिख सकते हैं बराबर में a बटा b। अब देखो हमें क्या करना था, अंडर रूट की संख्या को अलग करना है, तो हम इसे पक्षांतर, इसका पक्षांतर करेंगे 3 का, तो 3 यहाँ प्लस की वैल्यू है, प्लस है धनात्मक तो उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस में बदल जाएगी, a बटा b माइनस 3। अब देखो अंडर रूट 2, अब आपको कुछ नहीं करना, हमने जैसे मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना सीखा है, 2 सही 1 बटा 3। हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है उसमें ये प्लस करते हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहाँ होती है, लेकिन यहाँ हमें बीच में कोई साइन दिखाई नहीं देता, इसलिए हम प्लस कर लेते हैं, बस ये साइन लगाना है साथ में। देखो लाइन खींची, ऊपर वाला ऊपर लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3b, बीच में ये साइन लगाया और में ये लगाया, ये आपका उत्तर कंप्लीट। वापस देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3b, और इसके साथ लिख दिया a माइनस 3b बटा b, ठीक है। अब जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 अंडर रूट 2, तो वही बात लिखनी है, मानना 4 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 4 अंडर रूट 2 बराबर a बटा b। अब देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई, तो गुणा का है, 4 गुणा के अंदर उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो यहाँ रहेगा अंडर रूट 2 बराबर a बटा 4b, बस इतना आंसर है। अब जो आपके ये 3 क्वेश्चन हो रहा है, ये आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो जल्दी नोट कीजिए। मैं आपको ये 3 क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर इसके साथ ही इस क्लास की वीडियो यही खत्म करी जाएगी। हमारा ये जो वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है वो उसका क्विक रिवीजन एकदम, मतलब आप अगर ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, अगर आप ये देख लोगे तो आपका इस चैप्टर में तो कोई समस्या रहेगी नहीं, और ये आपके नंबर पक्के हो जाएंगे एकदम। देखिए अगले वाला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, माना 2 बटा रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या मान लिया तो हम क्या लिखेंगे, 2 बटा रूट 5 बराबर a बटा b। हमें क्या करना था, रूट की संख्या को अलग करना है, तो यहाँ से हम इसे वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा के लिए ये इससे में गुणा होगा, ये इससे, तो अंडर रूट का 5 a अंडर रूट 5 बराबर 2b। अब देखो a गुणा के अंदर उधर जाएगा तो भाग में 2 बटा 2b बटा a, ये कंप्लीट, ये यहाँ खत्म। अगला वाला देखो जल्दी, ये है 5वां क्वेश्चन है, 3 माइनस अंडर रूट 5 बराबर a बटा b ले लेंगे, क्योंकि हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। अब देखो ये 3 है, इसका साइन है प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ रह गया रूट के 5 a बटा b माइनस का 3। मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और इसके साथ लिखना है, बस इतना सा काम करना है, तो a माइनस 3b बटा b। अब हमें चाहिए था अंडर रूट की वैल्यू का मान, लेकिन यहाँ माइनस की आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस का गुणा कर देंगे। तो जैसे माइनस का गुणा करते हैं तो यहाँ हमें पता है जब माइनस कॉमन लिया जाता है, गुणा किया जाता है, तो सारे निशान बदल जाते हैं, तो ये माइनस का और ये प्लस का बटा में b।
ये कंप्लीट। अब इसे नोट कर लीजिए। लास्ट ये क्वेश्चन है, एक और लास्ट। चार प्लस 2√3 माना 4 प्लस 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस 2√3 बराबर a बटा b। अब जो 4 प्लस का पहले इसको भेजिए उस साइड, 4 प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस b। 2√3 बराबर a बटा b माइनस का 4। मैंने अभी बताया है कैसे लिखना है, इसको इसके साथ लिखना है और ऊपर a माइनस 4b बटा b। अब देखो ये दो गुणा के अंदर उधर जाएगा तो भाग में a माइनस 4b बटा 2p। ये आप इस ये इतना हो गया, ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक जो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें। हम आपके कमेंट हमेशा पढ़ते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें भी एक मनोबल मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।